Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affair discussion. दोस्तों एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। देखिए अभी तक जो है हमने काफ़ी सारे करंट अफेयर्स किए हैं। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है मैगजीन में। जनरली आप ऐसे डेली अगर करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, अगर आप 2024 का एग्ज़ाम देंगे, 25 का एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं। अब जैसे कोई इंडेक्स वगैरह के बारे में हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर भाई उसके ऊपर 7-7 8-8 लाइनें तक लिखी हुई हैं, 5-5 6-6 लाइनें लिखी हुई हैं। तो अब इतना सारा तो अगर हम ऐसे तैयार करेंगे तो याद रख पाना ही मुश्किल होगा। तो देखिए इसका क्रक्स ये होता है, जैसे कोई इंडेक्स के बारे में ही हम देख रहे हैं तो भाई वो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, उसका मेजर आउटकम क्या रहा है, ये दो चीज़ें काम की हो गई। उसमें भारत की रैंकिंग वगैरह कुछ है अगर, या किस सेक्टर से एसोसिएटेड है, अगर उसमें कुछ मेजर आउटकम था तो वो हम मेंस में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमको याद करना होता है। तो इसके लिए जो PYQ है उसको आप प्रॉपरली देखिए, वहाँ से हमको एग्जैक्टली आइडिया लगता है कि सबसे बेटर तरीका क्या है पढ़ने का हमको एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो और मेंस का एग्ज़ाम हो, या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट है, तो वहाँ से एग्जैक्टली हमको समझ में आता है। अदरवाइज़ क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हालांकि जो स्टार्टिंग में जो शुरुआती नए बच्चे जो होते हैं इस प्रिपरेशन में आते हैं, इनको आइडिया नहीं होता तो कई बार मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हम इन्वायरमेंट में क्या है, कोई नई कीड़े की कोई नई प्रजाति आई हुई है, मधुमक्खी कोई नई प्रजाति न्यूज़ में आई थी, या छिपकली कोई अलग तरीके की छिपकली पाई गई है। तब उस चक्कर में ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ तो नहीं करते रहेंगे। जो हमारे मेजर सेगमेंट है एनवायरनमेंट के, मान लो पॉल्यूशन में जो जो पॉल्यूटेंट्स के बारे में आया हमने वो देख लिया कि हाँ भाई ये चीज़ होती है, ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं इन इन उद्योगों से उत्सर्जित होता है, इसके लिए सरकार ने ये कार्यक्रम ये इनिशिएट किए हैं। फिर ऐसी जो बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है छोटी छोटी, वो मिसेलेनियस में आ जाती है। तो आप उसको मिसेलेनियस की तरह ही 2-2 3-3 लाइन में ही तैयार रखो, 2-2 4-4 शब्दों में और प्रकार की, किसने रिलीज़ किया, कहाँ पाई गई थी, कौन सी सूची वगैरह में शामिल हो, बस इतना हो गया, या कोई स्पेशल प्रोग्राम के अंदर शामिल है क्या। तो दोस्तों देखिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे सामने है वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में। देख लिए अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे, अगर आपको मान लो ऑनलाइन परचेसिंग वगैरह कुछ करना है सामान वगैरह, आप अमेज़ोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई वहाँ चाहिए, आप ओला उबर का यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो सरकार ने क्या बोला है कि हम ये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स करके एक सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम में क्या होगा कि जितने भी अक्रॉस द सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके मेजर दो बेनिफिट होंगे। सबसे बड़ा तो क्या होगा कि जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको आपको एक ही जगह एक्सेस मिल जाएगी। तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई मान के चलिए आपको कोई वॉलेट खरीदना है तो वो अमेज़ॉन पे कितने का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे कितने का मिल रहा है, या कोई और दूसरी साइट है वहाँ कितने का मिल रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात क्या होगा, इससे कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अल्टीमेट क्या है, कंज्यूमर का फ़ायदा होगा। और क्या है, इसके पीछे जो लोग भी सप्लाई करने वाले हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है अभी इनकी मोनोपोली होती है। अब अमेज़ॉन पे आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उनके अकॉर्डिंग डिलीवरी होगी, उनके हिसाब से। तो हालांकि वो कंज्यूमर को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाती रहती हैं, लेकिन क्या है अब इसमें और कई बार लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं कि ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह या अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं अपनाती हैं। कल हमने डिस्कस किया था, उससे जो छोटे रिटेलर दुकानदार उनका नुकसान होता है, तो उनको भी एक लेवल प्ले फील्ड मिल जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा हम टेक्निकल बात करें तो यूपीएससी में चूँकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने समझ तो लिया था इसके बारे में, लेकिन ये है क्या और क्या चीज़ नहीं है। तो विजन आईएएस ने इसको किस प्रकार से क्लासीफाई किया है कि भाई एक बाजार और समुदाय नेतृत्व वाली एक पहल है। ये एक खुला नेटवर्क है, सभी लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो दूसरी साइड होते हैं, जो चीज़ नहीं है वो है क्या है कि एक ऐसा ये कोई बॉडी नहीं है जो कंट्रोल करेगी इस सेक्टर को, या ये कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है। एक प्रकार का यूपीआई की तरह है दोस्तों, वो हमको दिखता तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर जो पेमेंट ऐप्स हैं उसके पीछे यूपीआई काम कर रहा होता है। और यूपीआई की वजह से ही हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, और उसमें अभी हम वर्ल्ड लीडिंग सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, जो केंद्रीय मध्यवर्ती की आवश्यकता को समाप्त करता है। ये जो बीच बीच वाले मीडिएटर प्लेटफॉर्म है ना, जो प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं, कल हमने मार्केट बेस मॉडल पे देखा था, तो उनकी मध्यवर्ती जो है उसकी सीमा को जो है समाप्त करेगा। और ये क्या नहीं है, तो भाई ये केंद्रीय मध्यवर्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको समाप्त करके अपने आप में जो है एक सेंट्रल में आके एक केंद्रीय खुद अपने आप में एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। फिर क्या है, व्यापक पैमाने पर डिजिटल कॉमर्स बाजार के विस्तार को सक्षम बनाता है, क्योंकि क्या है अब हर व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है, सभी सेक्टर के लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और सब कॉम्पिटिटिवनेस होगी तो छोटे दुकानदारों को ही फायदा होगा और आम आदमी को भी ज़्यादा चॉइसेस होंगी। फिर व्यवसाय के
डिजिटलीकरण में मदद करने वाला माध्यम ये वो भी नहीं है। इसका माध्यम केवल इतना है भाई कि आपको ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मुहैया करा देगा। सभी टाइप के जो प्रोवाइडर हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो एक ही जगह पर आ जाएंगे और जो कंज्यूमर है वहाँ से एक ही जगह से सबसे जो कॉम्पिटिटिव दाम है, सबसे बेहतर दाम है, वहाँ से परचेज कर सकता है। फिर अगर हम ONDC की बात करें तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा विकसित किया गया है, उसकी एक पहल है। कुछ और दोस्तों बात करें तो इसको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्थापित किया गया है। इसके जो इनिशियल प्रमोटर है किसके द्वारा किया गया है, तो भाई ये QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। ये इसकी इनिशियल प्रमोटर हैं जो इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर क्या है, इसका जो पर्पज़ है वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर वस्तुओं सेवाओं के लेन देन संबंधी सभी रूपों के लिए ओपन नेटवर्क बढ़ावा देना है। तो ये हमने बात कर ली। देखिए यहाँ पर कुछ और बात करें, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पारंपरिक मॉडल होते हैं, मौजूदा प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल, वहाँ पे सबसे ऊपर अगर यहाँ पे उपभोक्ता है तो अगर उसको मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की ओर जाना है तो उसको अलग तरीके से वो वाले ऐप रखना पड़ेंगे या देखना पड़ेंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए अलग से उसको ऐप देखने पड़ेंगे, डिलीवरी के लिए अलग से प्लेटफॉर्म देखने पड़ेंगे। लेकिन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में क्या होगा, ये एक प्रकार से एक ही जगह से बायर के पास सभी जगह की एक्सेस हो जाएगी कि उसके पास जो एक प्लेटफॉर्म है उस पर सभी लिंक्ड होंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि जो अमेज़ॉन का ऐप होता है वहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, वहीं से आप क्या कर सकते हैं, अगर अमेज़ॉन मिनी टीवी वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं, वहीं से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो एक ही जगह से आपको सब कुछ मिल जाता है, इस तरीके से होगा। तो ये सभी जो भी जैसे अमेज़ॉन है, फेसबुक है, सबको एक प्लेटफॉर्म दे देगा, तो ये काम करेगा। इंपॉर्टेंस की बात करें भाई इसमें तो क्या होगा कि जो बड़ी कंपनियों की मोनोपोली है इसको समाप्त होगी और उपभोक्ताओं के लिए चुनने की जो स्वतंत्रता है उसमें वृद्धि होगी। फिर क्या है, स्थानीय जो व्यवसाय हैं उनको भी फॉर्मलाइजेशन होगा, वो भी इस प्लेटफॉर्म से रजिस्टर कर पाएंगे। समृद्धि विकास को बढ़ावा मिलेगा जब इस तरीके से एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाला मॉडल डेवलप किया जाएगा, मतलब जो आखिरी व्यक्ति तक है वहाँ तक पहुँच वाला मॉडल डेवलप किया जाएगा। तो इससे क्या है, बहुत सारे रोजगार सृजन भी होंगे और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। फिर दोस्तों इसके उद्देश्यों की बात करें, ये बॉक्स में जो बताए गए हैं क्या है, ई-कॉमर्स का डेमोक्रेटाइजेशन करना है, लोकतांत्रिकरण करना है और विकेंद्रीकरण करना है। अभी क्या है, वो एक कुछ कंपनियों तक ही लिमिटेड हो गया है जिनके पास ज़्यादा पैसा है और अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो ये काम करना है। फिर क्या है, ये विक्रेताओं के लिए एक समावेशिता और पहुंच में वृद्धि बनाना है कि जो सेलर है, छोटे सेलर की हमने बार बार बात करी, उनके लिए भी बेहतर सुगम माध्यम उपलब्ध करवाना है। और जो लघु और मध्यम उद्यम है उनके स्थानीय व्यवसायों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाना है जो स्थानीय स्तर के उद्यम है। फिर उसके बाद उपभोक्ता की स्वतंत्रता और चुनने हेतु विकल्पों में वृद्धि होगी। भाई अब जो आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होगी और आपके पास ज़्यादा अल्टरनेटिव होंगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी ONDC के बारे में। दोस्तों जो हमारे सामने नेक्स्ट न्यूज़ है वो टेलीकॉम सेक्टर के बारे में है। तो अगर हम दूरसंचार से क्षेत्र की बात करें थोड़ा सा, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है वो हमारे यहाँ है, भारत में है। फिर 117 करोड़ टेलीफोन ग्राहक हैं हमारे यहाँ पर, 70 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है, यानी कि काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ के लोग जो है टेलीकॉम सर्विसेज का सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। फिर भारत की GDP में ऑलमोस्ट 8% का कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का, और इस क्षेत्र में अराउंड 40 लाख से अधिक लोग जो है प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर टेलीफोन डेंसिटी की बात करें, टेली घनत्व की, तो यहाँ 90% से अधिक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई प्रति 100 व्यक्तियों में कितने लोग हैं जो टेलीफोन कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रति 100 व्यक्तियों में हम वो रेशो निकाल के ये निकालते हैं टेली घनत्व, तो वो 90% से अधिक है। ये देखिए मेंस में ये डेटा काफ़ी काम में आएगा। इसमें से फिर क्या है, कौन सी ऐसी पहलें की गई हैं जिससे इस सेक्टर को और बढ़ावा मिले, ये भी मेंस में ज़्यादा उपयोग होगा। कुछ कीवर्ड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात यही है समायोजित सकल राजस्व की, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देखिए क्या होता है, जो टेलीकॉम कंपनियाँ होती हैं, तो कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट से जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका तो टैक्स देती है, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियों ने क्या किया था, मान लीजिए कोई बिल्डिंग वगैरह इन्होंने खरीद ली थी, अब वहाँ पर टावर लगा दिया, नीचे का हिस्सा किराए पे दे दिया होगा, या अपने प्रॉफिट से इनने कुछ कैपिटल खरीदी थी, वो कैपिटल अब वो 10 साल 5 साल 20 साल में क्या है उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर उनने बेचा उस टाइम पे, तो उनको क्या है कैपिटल एक प्रकार से
उनके ऊपर फिर कैपिटल गेन टैक्स भी लगाया सकता है। तो इस तरीके से जो और भी माध्यम से इनडायरेक्टली जो कमाई का कहीं और निवेश करके इन कंपनियों के द्वारा पैसा कमाया जाता है, तो वो आ जाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में, और इसके ऊपर जो है टैक्स लग जाता है। तो एक तो होता है भाई हम प्रॉफिट वही टैक्स ले लें, तो अब उसके ऊपर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, विवाद का मुद्दा था। तो इन कंपनियों के ऊपर ये एजीआर जो है वसूलना था। फिर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सालों से केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भैया आपको ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल में ये था उस टाइम पे। तो सरकार ने बोल दिया कि भाई जो गैर संचार राजस्व को संभावित आधार पर एजीआर की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा, अभी ऐसा किया जाएगा। और अभी फिलहाल में क्या है, ये जो एजीआर का भुगतान करना था, इसकी वजह से कंपनियों के पास उतना पैसा था नहीं, अगर रिलायंस जियो को छोड़ दें उसके अलावा। तो क्या है, बकाया राशि के लिए भुगतान के लिए 4 वर्ष तक की मोहलत स्थगन अवधि प्रदान की गई है। तो कुछ ये बातें की गई हैं। फिर स्पेक्ट्रम की अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। बैंक गारंटी को युक्तिसंगत बनाना है ब्याज दरों पे, ये कॉमन पॉइंट है कि हाँ भाई हम ऐसा तो करेंगे ही। फिर दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई है। देखिए आप ऐसे याद रखिए कौन कौन से सेक्टर में 100% एफडीआई है, इससे हो जाएगा। जैसे कि हमने ई कॉमर्स मार्केट बेस मॉडल में 100% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट से। तो इस तरह की बात है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ जाएं, इसमें यहाँ पर एक चीज़ और है, कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म को डेटा के डिजिटल स्टोरेज में बदल दिया गया है। पहले क्या होता था, ये फॉर्म वगैरह आपको फिल करना होता था, जो आप जब भी आप सिम वगैरह लेते थे उसको डिजिटलाइज कर दिया गया। आजकल आधार से वो डायरेक्टली कर देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गति शक्ति संचार पोर्टल के बारे में। अब देखिए ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है, तो ये इसको क्या है, जो दूरसंचार विभाग है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसने क्या है ROW यानी राइट ऑफ वे के लिए क्या है, स्वीकृति के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करें, ये राइट ऑफ वे क्या है, ये एक प्रकार के कानूनी राइट्स है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, रिलायंस जियो वगैरह है, इनको क्या होता है इनको क्या होता है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने और फिर सेवा प्रदान करने की अनुमति प्रदान। तो इसमें राइट ऑफ वे में क्या होता है, ये एक प्रकार का लीगल राइट्स है, और इसमें क्या होता है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उनको आवेदन करने और सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। देखिए कुल मिला के इसमें ये होता है कि जैसे किसी कंपनी को जब ये राइट ऑफ वे मिल जाते हैं, तो अब कंपनियों क्या है बहुत सारी जगह पे टावर वगैरह लगाना पड़ते हैं 5G वगैरह के लिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह बिछानी है वाईफाई के लिए। तो इस तरीके से जब ये राइट्स उनको मिल जाते हैं, तो ये करने के लिए उनको फिर बार बार किसी भी अथॉरिटी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब उनको ये अधिकार मिल गए, तो फिर उनको टावर लगाना है, कोई पोल लगाना है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछानी है, या आप संरचना स्थापित करने के लिए कोई भी जो काम करना है, उसके लिए फिर से आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज़ कहलाई जाती है राइट ऑफ वे। अब इसमें क्या है, कुछ और बातें करें जो हमारे काम की हो सकती हैं, कि जो भारतीय टेलीग्राफ ROW नियम, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 भूमिगत अवसंरचना और जमीन के ऊपर की अवसंरचना मोबाइल टावर को विनियमित करते हैं। तो ये टेलीग्राम डिपार्टमेंट में ही सब आ जाएगा, उतना नहीं है। फिर ये अगर हम जो बात करें ये गति शक्ति संचार पोर्टल, तो ये इसको किसने विकसित किया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने इसको विकसित किया है। और ये पोर्टल क्या है, देश भर में डिजिटल संचार अवसंरचना को सुचारू तरीके से स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। क्योंकि क्या होगा, अगर उसमें बार बार अनुमति वगैरह लेनी पड़े या कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी, या फिर सरकारी चक्कर ही लगाते रहेंगे राइट ऑफ वे लेने के लिए, तो काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए करना है। फिर क्या है, नवीनतम संशोधन जो इस सेक्टर में किए गए हैं, तो क्या है 5G सेवा जल्द शुरू करने के लिए ROW आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, और निजी संपत्ति के मालिकों के साथ समझौता कर सकते हैं जो लाइसेंसधारी हैं, उनको बार बार अथॉरिटी की अनुमति नहीं लेना पड़ेगी, वो हमने इसमें देख लिया। तो ये जानकारी थी राइट ऑफ वे क्या चीज़ है, उसके बारे में हमने देख लिया। फिर दोस्तों एक है दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष, इसको क्या है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने लॉन्च किया है। अब ये जो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो फंड है, ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, के अंडर एक बॉडी है। और इसके उद्देश्यों में क्या है, तो ये भाई इस सेक्टर के लिए R&D को बढ़ावा देता है, सहयोग वगैरह, स्टार्टअप्स हैं, अलग अलग समुदाय हैं, R&D रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इनके बीच कॉपरेशन का काम करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है। देखिए कोई भी तरीके का प्रोग्राम होता है उसमें हम ये सब चीज़ें देखते हैं, जहाँ पर पार्टिसिपेशन, जहाँ सहयोग हो सकता है, आज के टाइम पे वो की जाती है, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए उनकी नीड है। तो ये जनरल पॉइंट है। फिर हमने ये फंड के बारे में देख लिया किसके अंडर आता है, और इस फंड ने क्या किया है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड निर्मित किया है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ देखें, इस सेवा सेक्टर से जुड़े अन्य न्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है और अर्नेस्ट एंड यंग, इसने इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल सॉस कैपिटल,
इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल सॉस कैपिटल के तौर पे एक रिपोर्ट जारी करी है। देखिए सॉस रिपोर्ट कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। अभी जितना भी हम गूगल डॉक्स के थ्रू मैं आपको काम करके देता हूँ, जैसे कि हमारे पास जो भी हम आंसर्स वगैरह बनाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो आपके पास भी शेयर होते हैं। तो एक हम क्लाउड, गूगल के क्लाउड सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपडेट भी करने की ज़रूरत होती है। तो आप भी कुछ अपडेट कर सकते हैं, मैं भी कुछ अपडेट कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कैसे करते हैं। तो यही जो प्रोसीजर है वही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इसके बारे में हम थोड़ी सी और अंदर बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में बोलें तो क्या है, ये सेवाओं की डिलीवरी हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक मॉडल है। इसके तहत क्या होता है, क्लाउड सेवा जो प्रदाता होते हैं वो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे गूगल वर्क स्पेस है, एडोब है, क्रिएटिव क्लाउड है, गिटहब है इत्यादि है। तो ये वही चीज़ें हैं कि भाई जो सॉफ्टवेयर सर्विस, जो क्लाउड जो है गूगल के जो सॉफ्टवेयर है, मान लो गूगल डॉक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल के और भी सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सिस्टम होता है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करी जा रही है और इंडिया उसके कैपिटल हब बनने के तौर पे। फिर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों और इसकी विशेषताओं के बारे में, तो क्या है, सॉफ्टवेयर जो सेवा प्रदाता द्वारा तकनीकी सहायता वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है और ये इनको किराए पर भी लिया सकता है। देखिए अभी तो हम लिमिटेड वर्जन का यूज़ करते हैं, मान के आप ही, अब आपको क्या है, स्टोरेज का ज़्यादा यूज़ करना है, आपको जितना मोबाइल में स्टोरेज उतना है नहीं, आप क्लाउड स्टोरेज, तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आपको सर्विस मिल जाएगी। फिर क्या है, ये सेवा एक निश्चित मूल्य पर भुगतान की जाती है, कॉमन बात है। कई डिवाइस एक माध्यम से उपयोग किया सकता है, आप गूगल डॉक्स को या ईमेल के माध्यम से, आपके पास जो भी चीज़ें आपके गूगल के अकाउंट में क्लाउड स्टोरेज में चीज़ें हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली बात हो गई। फिर यहाँ पे क्या है, पारंपरिक सॉफ्टवेयर की तुलना में सॉस के लाभ, तो ये समय प्रभावी है भाई, टाइम इफेक्टिव मैनर में हो जाता है, रियल टाइम बेस, लागत प्रभावी है, आपको कई बार सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मान के चलिए कि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो फिर मेरे को आपको पीडीएफ वगैरह बनाने की देनी पड़ती, और पीडीएफ में हो सकता है उतना क्रिएटिव स्कोप नहीं होता, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकालते, ये सब करना पड़ता। अभी हम उसी से काम चला लेते हैं डॉक्स में। फिर क्या है, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, कि जितनी मात्रा, जितनी मांग है उसके अनुसार तुरंत इसको आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया सकता है। पहुंच है, सभी तक पहुंच है, इंटरनेट से जुड़े किसी भी उपकरण के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। गति की बात की गई है कि भाई एक ही समय में डेटा बड़ी मात्रा में प्रबंधित करने की बात हो सकती है। डेटा सुरक्षा है, सिक्योर डेटा होता है क्लाउड पे जो डेटा होता है। तो ये वाली बातें कर ली दोस्तों हमने, मतलब ये कॉमन चीज़ है, आप ऐसे समझ लीजिए, जो मैंने बात बताई गूगल डॉक्स का हम उपयोग करके काम करते हैं, वही इसका एक वर्जन है। फिर दोस्तों इसी टाइप की जो और कैटेगरी होती है कंप्यूटिंग सेवाओं की, वो दो और क्लासिफिकेशन होता है। हमने एक की बात करी सॉस की, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज और दूसरी चीज़ होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की बात करें, अब देखिए कोई बड़ी कंपनी है, उसको अपना पूरा डेटा रखना है, अपने कंपनी के लोगों को डेटा रखना है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या करना है, तो उसके लिए क्या है, केवल इतने ऑनलाइन क्लाउड से काम नहीं चलेगा, उसको अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी बनाना पड़ेगा। ये जो भी डिजिटल सर्विसेज या जो भी डिजिटल इक्विपमेंट्स वगैरह के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम किया जा रहा है, तो खुद का एक सिस्टम बनाना है, तो वो चीज़ आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, इसमें क्या है, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म वगैरह बनाना है, कोई ऐप्स वगैरह बनाना है, एक सिंपली ऐसे आप समझिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी, तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट टूल और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है। तो ये कहलाया जाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो हमने तीन चीज़ों की बात कर ली, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दोस्तों ये बात होगी। फिर अगर हम सॉस सेक्टर की बात करें, यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन ही पूछा इसके ऊपर, तो क्या है, भारत में विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा सॉस इकोसिस्टम है। फिर 2026 तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉस इकोसिस्टम देश बन सकता है। और वर्तमान में 18 यूनिकॉर्न हैं, यानी जिनकी ऐसे स्टार्टअप हैं जो $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यू के हैं, वो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। 2018 में ओनली 2 थे इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट हम बात करें वो यहाँ पर न्यूज़ है हमारे सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी जो भी खबरें हम कवर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। दोस्तों इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो देखिए, कंज्यूमर ने, कोई भी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया और उससे होके वो आपके तक पहुंचना है, आपके पास आ रहा है। मैं आपको सिंपली बताऊं, मान के चलिए एमआई ने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, चेन्नई के पास उनकी कोई अपनी, चेन्नई में कोई सिस्टम और उनकी फैक्ट्री है, वहाँ से उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया। अब वो आपके पास तक आना है तो वो बहुत सारी प्रोसीजर से होके गुजरेगा, या और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो भाई उनको पैकेजिंग वगैरह होगी, फिर उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जाएगा, कुछ जगह हो सकता है स्टोरेज की ज़रूरत हो, अलग अलग मॉडल वगैरह यूज़ करना पड़ सकते हैं। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे है तो भाई आपको
रोडवेज की ज़रूरत भी पड़ेगी, हो सकता है रेलवेज़ की ज़रूरत भी पड़े, और फिर आपको जो पोत वगैरह वहाँ से भी चीज़ें ले जाई जानी पड़ेंगी। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसीजर होती है, ये सब चीज़ें आती हैं लॉजिस्टिक्स में। इनिशियल स्टेज से उपभोक्ता तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, तो ये लॉजिस्टिक्स कहलाया जाता है। कुल मिला के क्या है, उत्पादन, भंडारण, अंतिम गंतव्य, इन सब प्रक्रियाओं से होते हुए जो अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने, जो परिवहन की जो समग्र प्रक्रिया है, वो लॉजिस्टिक्स कहलाई जाती है। अगर प्रेजेंट में हम भारत में बात करें दोस्तों, ये डेटा मेंस में काम आएगा। $250 बिलियन से अधिक का था 2021 में जो भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक है, और 2025 तक इससे 300 बिलियन, अराउंड 400 बिलियन होने की संभावना, ये हम मेंस में यूज करते हैं। ये जो पॉलिसी आई है साथियों, इसके 4 स्तंभ हैं, ये हमारे लिए काम के होंगे, प्रीलिम्स के लिए हो सकते हैं। और एक इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक। इसमें 2018 में भारत का स्थान 44वां था, और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसके 4 स्तंभों की बात करें तो ये क्या करेगी, ये पॉलिसी जो लाई गई है, इसमें एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये क्या होगा कि इससे जुड़े जो भी परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाने के लिए 3 स्तरीय संरचना है। इससे निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं से छुटकारा दिलाने, कुल मिला के एक यूनिक या एक प्रकार से यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। जो भी संबंधित व्यक्ति हैं वो यहीं से जो है यहाँ से एक ही प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जो भी अनुमति वगैरह है, जो भी प्रोसीजर है, उसको लाभ उठा सकते हैं। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर डिजिटल सिस्टम का एकीकरण की अगर हम बात करें, आईडीएस की बात करें, तो इसमें क्या है, जो 7 विभागों की 30 अलग अलग प्रणालियां हैं, एकीकृत किया गया है। और इसमें सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन इत्यादि शामिल हैं। डिजिटल सिस्टम का एकीकरण, तो इसके माध्यम से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर एक ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, ई लॉक्स करके एक चीज़ बनाई गई है। इसमें क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उद्योग संघों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसका उद्देश्य जो है परिचालन और प्रदर्शन संबंधी सभी समस्याओं को सीधे सरकार के सामने, अगर कोई भी जो भी व्यापार से जुड़े हुए अलग अलग संघ हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में, तो वो ई लॉक्स के माध्यम से डायरेक्टली सरकार के सामने अपनी बातें रख सकते हैं। फिर सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप बनाया गया है। इसमें क्या है कि जो एसआईजी है वो संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के एक समूह की सहायता से सभी लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी करेगा। इसमें जो भी अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके आधार पर एक ग्रुप बन रहेगा, और ये जो भी लॉजिस्टिक परियोजनाओं में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ अच्छा है, जो कुछ भी है, वो सब उसको मॉनिटर करने का काम करेगा। जो हमने यूलिफ की थ्री लेयर की बात करी थी, उसमें एप्लीकेशन लेयर, गवर्नेंस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर शामिल है। इतनी बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेंस में भी लिखना होगा तो फीचर के तौर पे आप ये 4 चीज़ें लिख सकते हैं। मेंस में ज़्यादातर ये काम आएगा। फिर बाकी कॉमन बातें हैं जो लिखी गई हैं। एक चीज़ और है कि इस पॉलिसी में क्या है, एक व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना को भी शामिल किया गया है। इसमें 8 प्रमुख क्षेत्रक शामिल हैं। एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना, कॉमन बातें हैं, मतलब आप गैस कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करना है, बेंचमार्क सिस्टम बनाना है, लॉजिस्टिक्स में मानव संसाधन, ये सब बेटर करना है। तो कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी तो ये सब चीज़ें बेटर की जाएंगी। तो ये थोड़ा सा बस अपन ने देख लिया। एग्जाम, आयात निर्यात, लॉजिस्टिक्स है, राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, सेक्टोरल योजना है, इसको बढ़ावा देना है, लॉजिस्टिक पार्क्स के विकास को सुविधाजनक बनाया जाना है। ये सब किए जाने कॉमन चीज़ें हैं। फिर एनएलपी को क्या है, प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत गठित ये जो दोस्तों ये जो पॉलिसी बनाई गई है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इसको क्या है, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति जो कार्यक्रम, उसके तहत गठित 8 जो सचिव के अधिकार प्राप्त समूह, एक सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह होगा जो कोई डिसीजन ले सकता है। अधिकार प्राप्त समूह का मतलब ये उसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखनी है दोस्तों। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे सामने वो है पीएम गति शक्ति के बारे में। अब पीएम गति शक्ति के बारे में न्यूज़ क्या है कि साल भर में क्या है, पीएम गति शक्ति के तहत अलग अलग परियोजनाओं के 197 महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान की गई है। देखिए ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, इसमें क्या करना था कि देश में जो अलग अलग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उसके पहले सरकार ने एक और बोली थी, एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें 110 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था, उसको भी इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया था, इसको भी इसमें ला दिया गया। तो उस योजना को भी इसके दायरे में, इसका उद्देश्य था कि मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है उसको बेटर किया जाए। इसके कुछ 6 स्तंभ जो है पीएम गति शक्ति, उसके बारे में बात करें तो कॉम्प्रीहेंसिवनेस लाना है, प्रायोरिटाइजेशन करना है कि भाई कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पहले किया जाए, अनुकूलन ऑप्टिमाइजेशन करना है जो सबसे बेटर हो सकता है, कोऑर्डिनेशन करना है, समन्वय सिंक्रोनाइजेशन करना है, विश्लेषणात्मक विश्लेषण करना है, और डायनेमिक जो प्रोजेक्ट को गति देनी। ये 6 स्तंभ है। पीएम गति शक्ति के बारे में बात करें तो ये क्या है,
पीएम गति शक्ति या मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये क्या है, नेशनल मास्टर प्लान के लिए नेशनल मास्टर प्लान है। 16 मंत्रालयों के अंतर्गत वर्तमान में जारी और भावी परियोजनाओं के व्यापक डेटाबेस सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म है। देखिए कुल मिला के क्या है, जो मैंने आपको ऊपर बताया वो वही चीज़ है कि इसको नेशनल मास्टर प्लान भी कह दिया जाता है। और जो 16 मंत्रालय हैं, 16 मंत्रालय हैं, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं आने वाले टाइम पे, उनको व्यापक तौर पे एक ही जगह पे जोड़ना है और उनको इंटीग्रेटेड करना है। इससे क्या है, हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हम इंश्योर कर सकते हैं। जैसे कि अब होता क्या है कि मान के चलिए कोई हाईवे वगैरह बन रहा है, अब हाईवे बन रहा है और भविष्य में भी वहाँ पे हाईवे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो लैंड डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी ज़मीन वगैरह है वो भी अगर उससे कनेक्ट कर दी जाएगी तो हमारे पास पर्याप्त डेटा रहेगा कि भाई ये ज़मीन जो है बाद में उपयोग हो जाएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, शहरों में क्या होता है, मान के चलिए कोई ओवर ब्रिज बन रहा है। अब ओवर ब्रिज बन रहा है वो हमने बना दिया क्योंकि शहरों में रोड जो सड़कें हैं वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हमने तो बना दिया। अब क्या है कि नीचे उसके साइड में जब वो बन रहा है तो नीचे रोड भी एक साथ, अगर जो स्थानीय निकाय था उसको शामिल करके राष्ट्रीय जो योजना है उन दोनों को मिला के नीचे की रोड भी एक साथ बना दी जाती और उसी में टेलीकॉम डिपार्टमेंट के जो है सहयोग से नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो भी एक साथ बिछ जाती, साइड में जो सफाई के लिए सीवर लाइन वगैरह बिछानी वो भी एक साथ हो जाती। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग आने वाले टाइम पे, तो अभी हम ऊपर पोल वाला सिस्टम देखते हैं, वो ज़मीन के अंदर भी आने वाले टाइम पे हमको सिस्टम देखने को मिलेगा, वो सिस्टम भी लग जाता। तो ऐसे इसके लिए अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको एक तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है पीएम गति शक्ति। अगर हम इनको एक साथ करेंगे तो आने वाली जनरेशन तक के लिए हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में बना पाएंगे। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि शहरों में खुदाई चलती रहती है, कुछ ना कुछ काम होता रहता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये 6 स्तंभों के माध्यम से बेहतर दक्षता प्राप्त करके अगली पीढ़ी की संरचना का निर्माण करना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उससे आप समझ गए होंगे। फिर क्या है कि मौजूदा संरचना वनों, नदियों, जिलों की सीमाओं से संबंधित 200 लेयर से अधिक का भूस्थानिक डेटा एकीकृत किया गया है। ये जो डेटा इसमें किया गया है वो VISAGN के द्वारा एक इंस्टीट्यूट है उसने एकीकृत किया है। देखिए यहाँ पर जियो स्पेशियल डेटा की बात किया जा रहा है, जो GPS वगैरह का उपयोग करके कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो VSAG-N है इसके बारे में हम देखते हैं, रियल टाइम अपडेशन के साथ सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को गतिशील मानचित्रण प्रदान करेगा और ये जो मानचित्रण को अपने ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाया जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर ये मेघराज जो क्लाउड सिस्टम है, हमारा खुद का जो इंडिया का जो देसी मेघराज क्लाउड सिस्टम, उसका उपयोग करके सुरक्षित रहेगा ये डेटा वगैरह। ये जो हम इंस्टीट्यूट की बात करें, जो हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, VISAGN की बात करें, VISAG-N की, तो ये है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसने ये बनाया है ताकि जो जियो स्पेशल डेटा है उसको कलेक्ट किया सके और उसके माध्यम से बेहतर उपयोग किया सके। फिर ये जो है एक प्रकार की स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। सोसाइटी किस सोसाइटी में रजिस्टर्ड होती, ज़्यादातर जितनी भी सोसाइटी होती है वो 1860 के अधिनियम में रजिस्टर्ड होती हैं। ये जो संस्था है, ये जो सोसाइटी है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर रजिस्टर के अंतर्गत आ जाती है। जिसके डोमेन है काम करने के वो है उपग्रह संचार, भू सूचना विज्ञान और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के बारे में। फिर दोस्तों अगर हम ये लॉजिस्टिक्स प्रभाव की बात करें, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की जो गवर्नेंस ढांचा है, इसका किस तरीके से इसका प्रशासनिक संचालन होता है, तो यहाँ पे क्या है, लॉजिस्टिक्स प्रभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर उसमें 3 अंदर निकाय जाते हैं, एक है सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह जो हमने ऊपर बात करी थी, नेटवर्क प्लानिंग समूह आ जाता है, और तीसरा है तकनीकी सहायता इकाई। जो देखिए इतना हो गया, काफ़ी है। इसके बाद ऐसे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ जाएँ तो यहाँ पर लॉजिस्टिक डेटा बैंक LDB और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को पीएम गति शक्ति के तहत एकीकृत किया जा सकता है, ये बात बोली गई थी। फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय के ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है, जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान हुआ करता था उसको जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाएगा। फिर बात हो गई, तो ये जो है इस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए बेहतर काम करेगा। दोस्तों फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे सामने है वो है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट। तो देखिए ये रिपोर्ट्स किसने जारी करी है, या एक इंडेक्स होता था जो हमारे देश के भीतर जो अलग अलग स्टेट हैं और यूटी हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर क्या प्रोग्रेस करी है उसको मापता है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड सर्वेक्षण 2022 जारी किया था। इसके प्रदर्शन की जो श्रेणियाँ हैं उसमें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। अचीवर्स हैं जो 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, जो राज्य यूटी हैं।
फिर जो 80% से 90 के बीच में आते हैं, 80 से 90 में वो फास्ट मूवर कहलाते हैं। जो एस्पायर्स हैं वो 80% से कम वाले कि हाँ भाई ये आकांक्षी है, इनको और बेहतर किया सकता है। ये हो गया। ये जो लीड्स इंडेक्स, ये सूचकांक ही 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। हमने देख लिया इसको, जो जारी करता कौन है ये भी हमने देख लिया। तो ये चीज़ें जो पहली बार इसको 2018 में लॉन्च किया था, ये जानकारी हो गई। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है वो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है, न्यूज़ ये है कि सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया हुआ है। अगर हम ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक हब एंड स्पोक मॉडल के बेस पर काम करता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो रोड का माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का, जो रेलवे का माध्यम है, जो पोर्ट का माध्यम है, इन सबको एक साथ कनेक्ट किया जाता है। जो एयरपोर्ट का माध्यम है उन सबको एक साथ कनेक्ट किया जाता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, जो भी वस्तुएं हैं उनको एक ही जगह पर लाया जाता है और फिर उनको बल्क में वहाँ पर स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी होती है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी होती है, और सभी टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं किसी भी वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज वगैरह के लिए वो होती हैं। और फिर वहाँ से हब एंड स्पोक मॉडल की तौर पे कि एक तरीके से जोड़ा गया जहाँ से आने वाली चीज़ें हैं और फिर उनको देश के अलग अलग भागों में व्यापक तौर पर पहुँचाया जाता है। इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है और ड्यूरेशन वगैरह भी कम हो पाता है। तो इसको लेके ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाने की योजना है। और सरकार ने 2022-23 के बजट में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा करी थी, जो हमने अभी ऊपर इसके बारे में देखा। इसके अंतर्गत MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स जो पार्क्स हैं वो उनका क्रियान्वयन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से किया जाएगा। और उसी के अंदर में हमने एक देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ अनुबंध करके चेन्नई के पास पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है विकसित करने का काम किया जा रहा है। फिर दोस्तों इसी के अंदर में क्या है, एक भारतमाला परियोजना थी, तो उसमें सुगमतापूर्वक उसके विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड, फिर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किए। देखिए क्या होता है कि रोड सेक्टर की तो बहुत बड़ी इसमें भूमिका है, तो उसके लिए क्या है, जो NHAI के अंदर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड एक अलग ही कंपनी बना दी गई है। और इसके लिए जो इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है और रेल विकास निगम लिमिटेड है उसके साथ भी समझौते करके काम करेंगी। भारतमाला परियोजना की बात करें तो हमने पहले भी कवर किया था इसको, 2017 में स्टार्ट की गई थी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू करी थी। एक थी भारतमाला और एक थी सागरमाला। इसके माध्यम से देश के जो भारतमाला है इसके आंतरिक जो सड़क विभाग हो उनको आपस में एकीकृत करना था, ताकि हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक जो है तेज़ी से सेक्टर का विकास हो। फिर अगर दोस्तों हमारे यहाँ पर 35 MMLP की निर्माण की अभी योजना है, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का आदेश दिया हुआ है। और ये जो 35 MMLP को तैयार करने के लिए जो हमने बात करी कि NHLML राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड बनाया गया है, नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये जो है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली एक प्रकार की स्पेशल पर्पज ये व्हीकल है, कंपनी है, जिसका उद्देश्य है कि भाई इसको इस सेक्टर ये जो डेवलपमेंट के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने हैं, ये डेवलप करने का काम करना है। हब एंड स्पोक की मॉडल की बात करी थी, जैसे मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है कि 10 टन का ट्रक मुंबई पुणे से उपनगर से आता है, थाने से आता है, JNPT से आता है, अलग अलग जगह से आया, फिर मुंबई लॉजिस्टिक पार्क में वो आता है। फिर यहाँ पर 30 टन का ट्रक होता है। और ये जो रेलवे के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग की भी यहाँ पर फैसिलिटी होगी। तो इसको क्या होगा, मान के चलिए कहीं पर, मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए कि यूपी में बहुत सारा एडिबल ऑयल परचेज़ किया जाना है। अब वो अगर चेन्नई से सीधे यहाँ पे आता है रोड के माध्यम से, तो उसको हो सकता है उसकी कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाए और ड्यूरेशन ही बढ़ जाए। तो वहाँ पर हम पोर्ट का यूज़ कर लेंगे मल्टी मॉडल, और पोर्ट का यूज़ करके हम चले जाएंगे भाई, सीधे चले गए हमने कोलकाता और वहाँ से हमने जलमार्ग का उपयोग किया, अगर वो सस्ता पड़ता है वहाँ से हम पहुँच गए सीधे बनारस। तो इस तरीके से इसकी कॉस्ट वगैरह कम की जाएगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन जो भी हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है इस पर अपने को ध्यान रखना है। रेलवे सेक्टर की बात करें तो ये भी मेंस के काम की इन्फॉर्मेशन है कि रेलवे क्या है, चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे देश में भारत में है। पर डे 13,000 से अधिक गाड़ियाँ जो यात्री गाड़ियाँ चलती हैं और 9,000 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन होता है। 2050 तक रेल गतिविधि का कुल वैश्विक हिस्से का 40% के आसपास पहुंचने का अनुमान है।
फिर 3 तरह की रेलवे लाइनें होती हैं भाई, एक ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज होती है। भारतीय रेलवे को 17 जोन में डिवीजन बांटा गया है और हर एक डिवीजन में एक हेड होता है। उनके ऊपर होता है रेलवे बोर्ड, और जो रेलवे बोर्ड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर होता है रेलवे बोर्ड। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कहलाते हैं, और वो फिर डायरेक्टली जो है रेल मिनिस्टर जो है उनको, रेल मंत्रालय उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर राष्ट्रीय रेल योजना की बात करें दोस्तों, तो इसको क्या है, राष्ट्रीय जो रेल प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या है, सरकार ने भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली की योजना को निर्मित किया है। इसके माध्यम से ढुलाई में रेलवे का आदर्श हिस्सा 45% तक पहुंचाना है। फिर एनपीआर के भाग के रूप में विजन 2024 लॉन्च किया गया है। यह कुछ अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेजी लाने पर केंद्रित है। रेलवे में दोस्तों नवाचार के लिए भी सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने बहुत सारी प्रयास किए हैं। तो इसमें क्या किया है, एक स्कीम की शुरुआत करी है, इनोवेशन इन रेलवेज के अंतर्गत भारतीय रेलवे नवाचार नीति। इसके अंडर में क्या बोला गया है कि भाई जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, मान के चलिए कि रेलवे की सिक्योरिटी के लिए कोई स्टार्टअप आया है या क्लीनलीनेस के लिए, क्योंकि रेलवे में आप देखेंगे तो जो कॉमन ट्रेन्स होती हैं, जो जनरल ट्रेन्स आप बोल सकते हैं, उनमें क्या होता है, उतनी मान लो साफ़ सफाई नहीं होती। या रेलवे स्टेशन को संचालन संबंधी कोई प्लेटफॉर्म है ताकि वहाँ पे, या रेलवे में महिलाओं की सिक्योरिटी संबंधित कुछ समस्याएं हैं, इसके लिए अगर कोई स्टार्टअप है तो रेलवे क्या करेगा, डायरेक्ट उस स्टार्टअप को सीड कैपिटल दे देगा और एक प्रकार से डायरेक्ट स्टार्टअप से वो कर लेगा, एग्रीमेंट कर लेगा। इस तरीके से रेलवे की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हालांकि ये जो स्टार्टअप से जब अगर कोई ऐसा लिया जाएगा तो उसके अगर कोई आईपीआर राइट्स वगैरह हैं उस स्टार्टअप के, तो वो उसके पास ही रहेंगे, लेकिन उसका कंट्रोल जो है रेलवे के पास आ जाएगा एक प्रकार से। तो ये काम किया जाएगा ताकि रेलवे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिल सके। और इसमें जो रेलवे है उनको सीड कैपिटल के तौर पे करीब 1.5 करोड़ रुपए तक दे सकता है। फिर दोस्तों कुछ और योजना पहल की बात करेंगे। अब देखिए ये मिसेलेनियस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं काम आ जाए, तो हम क्या क्या चीज़ें हैं कुछ नई अपडेट वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 24/7 उपलब्ध सूचना प्रोवाइड कराने के लिए एक बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, तो किससे संबंधित है, तो रेलवे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने संबंधित है। फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, ये जो टैग लगाए जाएंगे रेलवे को ट्रैक करने के, रियल टाइम में और ट्रेस करने के लिए, अब इसके बारे में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विस्तार से देखेंगे। RFID हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात करी गई। देखिए अभी क्या होता है, आप देखते होंगे कभी आप स्टेशन में जाइए कि स्टेशन मास्टर होता है, उसके सामने बड़ा सा कीबोर्ड होता है, वहाँ पर देखता रहता है कौन सा रेलवे आया गया, फिर बाहर जाके झंडी, हरी झंडी दिखाता है, रेड झंडी दिखाता है ट्रेन आने जाने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा एक प्रकार से, वही चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो एक तो क्या है, रिसोर्सेस हमारे काफ़ी बच जाएंगे और काफ़ी अच्छा सिस्टम डेवलप कर लेंगे हम, उसमें ह्यूमन जो एरर हो जाती हैं उससे भी हम बच सकते हैं। फिर कवच नामक एक सिस्टम था, तो रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए बनाया गया था। अब देखिए जब कई बार आप विजन के टेस्ट देते होंगे तो ये सब के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कवच क्या था, ये क्या था, फिर आपको लगता है यार हमसे तो आ नहीं रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने जो डे टू डे में करंट अफेयर्स कहीं और से भी पढ़ा था तो उसमें इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन थी नहीं, ले तो आपको क्या है फिर यूपीएससी के पेपर देख के चलना है भाई वो क्या पूछ रहे हैं। तो ये बातें थी। कुछ और बात करें हम यहाँ पर, तो जैसे यात्रियों के लिए क्या है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्टार्ट करी थी, एक प्रकार की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, याद रखिएगा ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत आईआर की जो संपत्ति है उनका भी मोनेटाइजेशन किया जाएगा। कुल मिला के जो रेलवे की खाली सब पड़ी संपत्तियां उनको लीज वगैरह पर दिया जाएगा कुछ सालों के लिए, ताकि उससे रेवेन्यू क्रिएट हो। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, और जो 8 रेलवे सर्विसेज होती थी उसको क्या है मिला के एक ही सर्विस में शामिल कर दिया गया है। तो जो रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करके आधा कर दिया गया है, और इसमें क्या है भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में इन सर्विस को मर्ज कर दिया गया है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसी संबंध में, रेलवे के संबंध में, एल्यूमिनियम बोगी के बारे में। तो एल्यूमिनियम बोगी का जो पारंपरिक बोगी है उनकी तुलना में क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की हो सकती है। तो देश की पहली जो एल्यूमिनियम बोगी वाली मालगाड़ी को हरी झंडी हाल ही में रेल मंत्री ने दिखाई थी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि कौन ने इसको निर्मित किया, तो बॉस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम क्षेत्र की जो अगड़ी कंपनी है हिंडाल्को, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया हुआ है। और जो वर्तमान में क्या है, जो राजधानी और शताब्दी जैसे हाई स्पीड ट्रेन है, जैसे वो स्टेनलेस स्टील से बनी लिंके हाफमैन बुश LHB बोगियों का उपयोग किया जाता है। जो अभी ट्रेनें होती हैं उनमें LHB बोगियाँ होती हैं और वो स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं। इसको रिप्लेस करके हमारा कार्यक्रम है कि हम एल्यूमिनियम बोगीज़ को बनाएं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो कम कार्बन रिलीज़ होगा। अगर हम कार्बन एल्यूमिनियम बोगी का निर्मित करते हैं तो वो 15 से 20% तक कम एल्यूमिनियम निर्मित रैक निर्माण को अपना लिया जाता है, तो करीब 25 लाख कार्बन टन
डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिल सकती है। तो एक प्रकार से कम कार्बन फुटप्रिंट होंगे इससे। फिर पुनर्चक्रण योग्य, एल्यूमिनियम का हम रिसाइकल करके फिर से उपयोग कर सकते हैं और इसमें जंग रोधी भी चीज़ होती है। फिर क्या है, अधिक भार ले जाने में सक्षम होती हैं और उत्पादन की गति को भी बढ़ाया जा सकता है इसको। अभी क्या है, पारंपरिक बोगियों में थोड़ा सा दबाव होता है, आयात में कमी होगी, उसकी वजह से लोहा वगैरह और स्टील वगैरह हमको स्पेशल क्वालिटी का आयात करना पड़ता है, वो भी कमी आएगी और घरेलू उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, एल्यूमिनियम सेक्टर को। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों। रेलवे से जुड़ी कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक है भारत गौरव ट्रेन। अब भारत गौरव ट्रेन क्या है, तो ये भारत गौरव ट्रेन जो है के तहत कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई है। ये थीम आधारित ट्रेन है। देखिए, ये कुल मिला के अलग तरीके से पूरी दिखेंगी और इसी रूट पर चलेंगी, उसके हिसाब से उनका पर्पज़ ये होगा इसको बढ़ावा जाए। तो भारत गौरव योजना क्या है, ये थीम बेस्ड ट्रेनें हैं। इसका उद्देश्य क्या है भाई, कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को भारत तथा विश्व के लोगों को दिखाना है इसके माध्यम से। इससे टूरिज्म भी हमारा डेवलप होगा और हमारे कल्चर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये भारत गौरव ट्रेन है। अब देखिए, ये हमने मान लो पढ़ा, अब इसका पता है प्रीलिम्स में भी बहुत रेयर संभावना है पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्या है, मेंस में अपनी स्किल्स दिखानी है। आपने इसके बारे में देखा तो थोड़ी सी ये आप कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जब भी हमको टूरिज्म के बारे में बढ़ाना होगा तो आपने एक आध चीज़ यहाँ से डाल दी कि भाई हमने ये चीज़ उपयोग करी है। तो ऐसे हम उपयोग करके फिर आप एक अच्छा आंसर बना लेते हैं। फिर दोस्तों, एक जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन है, जो नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। तो मणिपुर में ये जिरीबाम जो इम्फाल रेलवे लाइन है, इसके तहत क्या है कि ये जो परियोजना है जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन, ये 111 किलोमीटर की परियोजना है। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल जो है वो असम की सीमा के निकट मणिपुर के जिरीबाम जिले से जोड़ा जाएगा इसको। तो इसका 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। इसमें क्या है कि वहाँ पर टेरेन भी काफ़ी डिफिकल्ट है, जोग्राफी काफ़ी डिफिकल्ट है। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर 46 सुरंगें बनाई जानी है 12 किलोमीटर की सिंगल ट्यूब टनल सहित। नौनी ब्रिज इस योजना का हिस्सा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे जो है पुल बन जाएगा। अभी जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो जो चिनाब नदी के ऊपर है, वो करीब 360 मीटर ऊपर अवस्थित है और ये पुल जो है एफिल टावर से भी ऊंचा कहला जाता है। ये चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो ओवर आर्च डेक के दो सिरों को जोड़ने वाले गोल्डन जॉइंट आखिरी जोड़ को लगाया गया है। एक प्रकार से कुल मिला के वो मतलब वो उस तरीके से कनेक्ट जो आपको ऐसे देखने को मिलता है कि ऊपर तरीके से वो रस्सियाँ बांध के खींचतान के बनाया जाता है, उस टाइप का ब्रिज है। तो ये है जो अभी फिलहाल जो है पहले नंबर पर भी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो वहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है, आजकल वो पूछ लेते सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा ये वो, तो कहीं पर मिसलेनियस काम आ सकता है। फिर दोस्तों, वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेनों की हम बात करें और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन की बात करें तो ये जो वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन है, तो जो वंदे भारत ट्रेन है उनको हाइड्रोजन फ्यूल से चलाए जाने की बात करी जा रही है। जर्मनी दोस्तों पहला देश है जिसने अगस्त माह में दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों का परिचालन किया। अब देखिए, अगर हम हाइड्रोजन से ट्रेन चला पाते हैं और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, जिनको ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करके बनाया गया है, इसमें ज़्यादा पोल्यूशन होता ही नहीं। तो इसमें क्या है, ये ट्रेनें बहुत कम शोर करती हैं, कोई प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, केवल इसके जो आउटकम के तौर पर भाप और वाष्पित जल का उत्सर्जन करती हैं। देखिए, कोई भी हाइड्रोजन चलने वाला व्हीकल होगा तो उसमें जो चीज़ें बच जाएंगी वही चीज़ें बच जाएंगी, भाप रहेगी और वाष्पित जल जो उत्सर्जित होगा। फिर दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम है। इसमें क्या है, NRCTC भारत सरकार का जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इसके उद्देश्य से क्या किया जाएगी, जो NCR से लगा हुआ इन राज्यों का जो भी हिस्सा है वहाँ पर रेलवे सिस्टम को बेहतर किया जाएगा और रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ तक हम कवर कर लिए। तो थैंक यू सो मच।